नमस्कार दोस्तों, मैं अनूप कुमार श्रीवास्तव आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो आज जो हमारा विषय है, सब्जेक्ट है, वो बिहार लोक सेवा आयोग के ऊपर है। आप सभी बच्चे बोर्ड पर ध्यान से देखिए, बिहार लोक सेवा आयोग, जिसे इंग्लिश में बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन कहते हैं। और 2020 में जो इन्होंने फॉर्म निकाला है वो निकाला है 66वीं सम्मिलित सिविल सेवा परीक्षा 2020। बच्चे यहाँ 66वीं का मतलब होता है कि कमीशन ने, आयोग ने 66वां एग्जाम को कंडक्ट करना का प्रयास किया है। क्लियर है? यानी 65 एग्जाम ऑलरेडी हो चुके हैं। तो देखिए, आज जो हमारा सब्जेक्ट है वो आज हम इस पर खुली परिचर्चा करेंगे और खुली परिचर्चा के साथ साथ हम अपने अध्ययन रणनीति को भी बनाएंगे कि किस तरीके से हमें इस एग्जाम को क्रैक करके अपने पद को प्राप्त करना है। पूरी बात समझ में आई? चलिए, तो बच्चे सबसे पहले याद रखिए कि ये जो बिहार लोक सेवा आयोग है और ये जो सम्मिलित सिविल सेवा परीक्षा है, इसमें सबसे पहले कौन सा पद होता है? तो याद रखना है आपको कि इसमें जो पद निकलता है उसे हम राजपत्रित अधिकारी कहते हैं। क्या कहते हैं? राजपत्रित अधिकारी। और बच्चे, राजपत्रित अधिकारी का मतलब होता है गैजेटेड ऑफिसर। आप इसे ये कह सकते हैं कि ये ए क्लास ऑफिसर्स होते हैं। क्या होते हैं? ए क्लास ऑफिसर होते हैं। तो कोई भी लोक सेवा आयोग होता है, अगर ये बिहार लोक सेवा आयोग है तो ये जो पद निकाल रहा है ये राजपत्रित अधिकारियों का पद है, जो राज्य में ए क्लास ऑफिसर के रूप में नियुक्त होते हैं। क्लियर है? अच्छा, अब देखिए बच्चे, राजपत्रित अधिकारियों में कौन कौन से पदों पर ये फॉर्म निकलता है? तो इसके अंतर्गत प्रशासनिक सेवाएं के पद निकलते हैं। प्रशासनिक सेवा, जैसे बीडीओ होता है, जैसे एसडीएम होता है। तो बच्चे, ये सारे पद जो है प्रशासनिक सेवा से जुड़े हैं। तो राज्य में जितने भी प्रशासनिक सेवा के पद निकलेंगे, सबसे बड़े पद वो इसी आयोग के द्वारा निकाले जाते हैं। फिर इसी में पुलिस सेवा के पद भी निकाले जाते हैं। पुलिस सेवा, जैसे हम कहते हैं डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, डीएसपी, आरक्षी उपाधीक्षक, वो भी पद इसी परीक्षा से निकाले जाते हैं। उसी तरह बच्चे, आप कह सकते हैं राज्य की अपनी वित्त सेवा होती है, फाइनेंस की जो सर्विस होती है उसके पद होते हैं, और इसी से बढ़कर के अन्य पद भी आते हैं। पूरी बात समझ में आई? लेकिन हम ये 3 पदों को प्रमुख रूप से हम इसमें ध्यान देते हैं, प्रशासनिक सेवा, पुलिस सेवा और वित्त सेवा पर। उसके बाद भी बच्चे इसमें तरह तरह के अलग अलग विभागों के तमाम पद निकाले जाते हैं। पूरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो अब चलिए समझते हैं कि चलो, सबसे पहले ये समझ में आया कि भाई इसमें कौन सा पद होगा। अब जरा इसकी योग्यता की बात करते हैं कि इसमें योग्यता क्या चाहिए। पूरी बात आपको समझ में आ रही है? चलिए, तो बच्चे अब जरा देखते हैं कि इसमें योग्यता क्या होनी चाहिए अगर कोई अभ्यर्थी इसमें फॉर्म भरे। तो सबसे पहले चलिए हम इसके योग्यता की बात करेंगे। याद रखेंगे कि कोई भी अभ्यर्थी इसके फॉर्म को भर सकता है। कोई भी अभ्यर्थी, क्लियर है बच्चे? अभ्यर्थी जो भी इस परीक्षा में भरना चाहे वो फॉर्म भर सकते हैं, और ये किसी भी राज्य से हो। क्लियर है? इसका मतलब है कि बिहार राज्य से या बाहर, बिहार राज्य के बाहर के जो विद्यार्थी हैं वो भी इसके फॉर्म को भर सकते हैं। तो याद रखना है कि कोई भी अभ्यर्थी भर सकता है, चाहे वो बिहार राज्य का हो या बिहार राज्य से बाहर का हो, वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब योग्यता में सबसे पहले हम देखते हैं कि उनकी शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए। तो एक बात याद रखिएगा कि शैक्षणिक योग्यता में हम हमेशा न्यूनतम योग्यता की बात करेंगे। ऊपरी योग्यता आप कुछ भी रखें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पूरी बात समझ में आ गई? ठीक है, तो बच्चे चलिए सबसे पहले हम शैक्षणिक योग्यता की बात करेंगे। तो जो शैक्षणिक योग्यता है वो आपको कम से कम स्नातक होनी चाहिए। स्नातक को आप बैचलर कहते हैं। क्या कहते हैं? बैचलर। स्नातक होना चाहिए या इसके समकक्ष कोई और जो डिग्री होनी चाहिए। तो स्नातक का मतलब होता है जिसे हम ग्रेजुएशन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे? ग्रेजुएशन कहते हैं आप इंग्लिश में।
ग्रेजुएशन कहते हैं, बैचलर कहते हैं। तो याद रखना है कि आपको जो ग्रेजुएशन होना चाहिए, क्लियर है, या समकक्ष। ग्रेजुएशन का मतलब है बच्चे जैसे कोई बीए होते हैं, बीएससी होते हैं, बीकॉम होते हैं, क्लियर है। लेकिन बहुत बच्चे बीबीए भी किए होते हैं, बीसीए भी किए होते हैं, बीटेक भी होते हैं, एमबीबीएस भी होते हैं। तो ऐसे डिग्रियों को हम स्नातक के समकक्ष कहते हैं। तो आपकी शैक्षणिक योग्यता में आप स्नातक हो या समकक्ष हो, आप आराम से इस परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। यहां आपको पूरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, चलिए अब थोड़ा उम्र की बात करते हैं। याद रखेंगे कि जब भी हम किसी भी फॉर्म को भरते हैं या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के फॉर्म को भरते हैं तो दो चीजों पे हमें खास ध्यान देना होता है। पहला ध्यान देना होता है शैक्षणिक योग्यता पर और दूसरा उम्र पर। तो याद रखिएगा कि इसकी जो उम्र है वो न्यूनतम 22 वर्ष है। न्यूनतम कितनी है? 22 वर्ष। अगर कोई अभ्यर्थी 22 वर्ष का है तो वो इस परीक्षा के फॉर्म को भर सकता है। अच्छा, न्यूनतम 22 वर्ष है और इसकी अधिकतम अगर हम उम्र सीमा की बात करें तो इसकी अधिकतम उम्र सीमा 37 वर्ष है। यानी कि जिनकी आयु 37 वर्ष तक हुई हो, उससे पहले हो, वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। यानी 22 से 37 साल के अगर आप बीच में हैं और आपने स्नातक की डिग्री हासिल कर ली है तो आप इस परीक्षा को भर सकते हैं। यहां पूरी बात आपको समझ में आ गई है? ठीक है। लेकिन बच्चे याद रखिएगा कि कुछ जो है फॉर्म में कैटेगरी होते हैं, आरक्षण वगैरह जैसी बातें होती हैं। तो जो जातिगत कैटेगरी है उसके आधार पर उम्र सीमा में अलग अलग छूट दी गई है। तो थोड़ा हम उस बात को भी समझते हैं कि अलग अलग उम्र सीमा में क्या क्या छूट दी गई है। पूरी बात समझ में आ गई बच्चे? तो देखिए, अगर जो सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी हैं, याद रखिएगा कि सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को अनारक्षित अभ्यर्थी भी कहा जाता है। क्लियर है? तो जो सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी हैं, अनारक्षित जो हैं, उनमें मैं एक बात क्लियर कीजिएगा, पुरुष और स्त्री दो तरह के भी अभ्यर्थी होते हैं बच्चे। तो सामान्य वर्ग और अनारक्षित वर्ग के पुरुष अभ्यर्थी की मैं बात कर रहा हूं। क्लियर है? जो पुरुष अभ्यर्थी है वो अधिकतम उनकी उम्र सीमा 37 वर्ष है। इस बात को याद रखिएगा कि सामान्य वर्ग के, अनारक्षित वर्ग के जो पुरुष हैं उनकी उम्र सीमा क्या है? 37 वर्ष है। लेकिन अगर वो सामान्य वर्ग या अनारक्षित वर्ग की महिला प्रतिभागी हैं, क्लियर है, वुमेन है, तो उनकी उम्र सीमा जो क्या हो जाती है? बढ़कर 40 वर्ष हो जाती है। यहां महिलाओं को 3 वर्ष की छूट दी गई है। तो याद रखना है, सामान्य वर्ग में पुरुष की अधिकतम 37 वर्ष है और महिलाओं की क्या है? 40 वर्ष है। अच्छा, अब इसी में अगर मैं आपको बात करूं ओबीसी वर्ग की या बीसी वर्ग की, क्लियर के रखेंगे बच्चे, अदर बैकवर्ड कास्ट या जो बैकवर्ड कास्ट के लोग हैं, क्लियर है, इसमें चाहे बच्चे वो पुरुष प्रतिभागी हो या महिला प्रतिभागी हो, क्लियर है, दोनों के लिए उम्र सीमा एक जैसी रखी गई है। और वो क्या रखी गई है? वो रखी गई है 40 वर्ष। यहां याद रखेंगे बच्चे कि अगर ओबीसी और बीसी जो है वर्ग हैं, अदर बैकवर्ड कास्ट, अन्य पिछड़ा वर्ग, उसके पुरुष और महिला दोनों अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम उम्र सीमा कितनी दी गई है? तो आप देख सकते हैं कि 40 वर्ष दी गई है। अच्छा, एक चीज और याद रखिएगा कि जो एससी और एसटी वर्ग से आते हैं, मतलब अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति वर्ग से आते हैं, चाहे उनके पुरुष हो या उनकी महिला हो, क्लियर है, तो पुरुष और महिला दोनों की जो अधिकतम उम्र सीमा है वो कितनी करके दी गई है? वो दी गई है 42 वर्ष। तो आप यहां समझ सकते हैं कि अलग अलग वर्ग में उम्र सीमा में अलग अलग छूट दी गई है। और अगर सामान्य रूप से देखें तो इनकी उम्र सीमा 22 वर्ष से कहां तक है? 37 वर्ष है। यहां आप पूरी बात समझ में आ गई है। तो आप दो बातों पे ध्यान रखेंगे, 22 से 37 वर्ष के बीच आपकी उम्र हो और आपने स्नातक की उपाधि हासिल की है, आप बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं यहां पर आपको? ठीक है, चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं कि और इसमें क्या क्या है। तो बच्चे, ये तो पहले मैंने आप लोगों को अभ्यर्थी की योग्यता के बारे में बताया।
अब मैं आपको परीक्षा के चरणों के बारे में बताऊंगा और बताऊंगा कैसे हमें तैयारी करनी है। याद रखिएगा, हमारी तैयारी की एक स्पष्ट रणनीति होनी चाहिए। जब तक हमारे पास बच्चे स्पष्ट रणनीति नहीं होगी तो हमें परेशानी होती है। तो आज हम स्पष्ट रणनीति पर चर्चा करेंगे, किन किन चीजों पर, किन किन सेक्शन पे, खंड पर हमें ज्यादा ध्यान देना है, उन सब की हम क्या करेंगे, परिचर्चा करेंगे। पूरी बात समझ में आई? चलिए अब मैं इसके परीक्षा पर चलता हूं, पहले ये मिटा दूं मैं। ओके, सभी बच्चे याद रखिएगा, सबसे पहली बात क्लियर है कि आपको ये याद रखना है कि बिहार लोक सेवा आयोग की ये जो परीक्षा है, इस परीक्षा के 3 चरण हैं। कितने चरण हैं इस परीक्षा के? 3 चरण हैं। पूरी बात समझ में आ गई? चलिए यहां देखिए बच्चे, परीक्षा के 3 चरण हैं। हमें तीनों चरण को समझना है कि किस चरण में क्या बातें दी गई हैं। तो चलिए पहले तीनों चरण की हम बात करते हैं। तो याद रखिए कि सबसे पहले जो परीक्षा होती है, हम उस परीक्षा को प्रारंभिक परीक्षा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रारंभिक परीक्षा। और बोलचाल की भाषा में हम इसे पीटी एग्जाम भी कहते हैं। क्या कह देते हैं? पीटी एग्जाम। यानी पहले पीटी है, प्रिलिमिनरी टेस्ट है। क्लियर है बच्चे? तो सबसे पहले हमें प्रारंभिक परीक्षा देना है। अब प्रारंभिक परीक्षा में प्रश्न कैसे आते हैं? तो याद रखेंगे कि प्रारंभिक परीक्षा में जो प्रश्न आते हैं वो बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं। क्या आते हैं बच्चे? बहुविकल्पीय प्रश्न। बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इसका मतलब है कि वो क्वेश्चन देंगे और क्वेश्चन देने के बाद आपसे ऑप्शन देंगे और आपको बबल्स, वो ऑप्शन को देखकर सही बबल को भरना है। पूरी बात समझ में आई? तो याद रखना है आपको कि प्रारंभिक परीक्षा जो है वो बहुवैकल्पिक प्रश्न की ओर इशारा करता है और आपको जो है उसके लिए बहुविकल्प जो है दिए जाएंगे। पूरी बात समझ में आई? ठीक है उस बच्चे, अभी हम एक एक को डिस्कस करेंगे। प्रारंभिक परीक्षा के बाद आपसे मुख्य परीक्षा ली जाएगी। प्रारंभिक परीक्षा के बाद क्या हो जाएगी? मुख्य परीक्षा होगी, जिसे हम मेंस कहते हैं बोलचाल की भाषा में। क्लियर है? अच्छा, मेंस जो एग्जाम होगी ये व्याख्यात्मक होंगे। कैसे प्रश्न आएंगे? व्याख्यात्मक प्रश्न आएंगे। व्याख्यात्मक प्रश्न का मतलब है कि आपको एनालिसिस करना है, विश्लेषण करना है, लिखना है, न कि आपको वो मल्टीपल चॉइस देंगे कि आप सही विकल्प को चुनें। क्लियर है? यहां पर आपको प्रश्नों की व्याख्या करनी है, विश्लेषण करनी है। आप जितना समझते हैं उन चीजों को यहां पर लिखना है। और जब आप मुख्य परीक्षा को पार करते हैं तो मुख्य परीक्षा के बाद आपको साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। और इंटरव्यू में जो भी बातें होंगी वो सभी बातें मौखिक होंगी। आपसे सारे डिस्कशन जो है क्या होंगे? मौखिक होंगे। तो आपको बच्चे याद रखना है कि सबसे पहले आप प्रारंभिक परीक्षा में शामिल होंगे, जहां आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलेंगे। और जब आप प्रारंभिक परीक्षा को उत्तीर्ण करते हैं, पार करते हैं, तब आप मुख्य परीक्षा में आते हैं, वहां व्याख्यात्मक प्रश्न मिलते हैं। और मुख्य परीक्षा को पार करते हैं तो आप साक्षात्कार इंटरव्यू में आते हैं, जो अंतिम चरण है। क्लियर है? और यहां पर जो आपसे बातें होंगी वो मौखिक बातें होंगी। और इसको पार करने के बाद जो है आप अपने रैंक को पाते हैं, तब आपको क्या मिलता है? पद मिलता है। यहां आपको पूरी बात समझ में आ गई? चलिए अब हम एक एक चरण का एनालिसिस करेंगे और अध्ययन की रणनीति पर बात करेंगे और पूरी खुली परिचर्चा करेंगे कि किस तरीके से हमें क्या क्या पढ़ना है। क्लियर है बच्चे? चलिए तो हम पहले प्रारंभिक चरण की बात करेंगे। प्रथम चरण जो है वो क्या है? प्रारंभिक परीक्षा है। प्रारंभिक परीक्षा।
तो चलिए पहले प्रारंभिक परीक्षा के बारे में जानिए। याद रखेंगे प्रारंभिक परीक्षा में एक ही बैठक होगी। क्लियर है? सभी बच्चे याद रखेंगे कि प्रारंभिक परीक्षा में कितनी बैठक होगी, तो हमें याद रखना है एक बैठक होगी, यानी एक ही सिटिंग होगी। क्लियर है? और ये जो प्रारंभिक परीक्षा की एक बैठक होगी, ये एग्जाम आपसे 2 घंटे का लिया जाता है। कितने घंटे का ये एग्जाम होगा? 2 घंटे का एग्जाम होगा। तो याद रखना है कि प्रारंभिक परीक्षा में एक बैठक होगी, 2 घंटे का एग्जाम होगा। स्पष्ट है? अच्छा, अब प्रारंभिक परीक्षा में प्रश्नों की संख्या कितनी होगी? तो यहां हमें याद रखना है कि प्रश्नों की संख्या कुल 150 होगी। क्लियर है? और प्रत्येक का जो अंक निर्धारित है वो कितना है? वो 1 अंक है। इसका मतलब है कि अगर आप कुल अंक की बात करें तो कुल अंक भी कितना हो गया? 150, 150। पूरी बात समझ में आ गई? तो याद रखना है आपको बच्चे कि प्रारंभिक परीक्षा में एक बैठक होगी, और ये जो बैठक होगी ये 2 घंटे की बैठक होगी, जिसमें प्रश्नों की संख्या 150 प्रश्न आएंगे और प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। इस तरह आपको कुल अंक कितने मिलेंगे? 150 होंगे। पूरी बात समझ में आ गई आपको? ठीक है, चलिए अब जरा देखते हैं कि प्रारंभिक परीक्षा में पूछा क्या क्या जाएगा। तो बच्चे पहले याद रखिए कि मैं आपको एक एक विषय लिखकर उसको डिस्कस करना शुरू करता हूं, और आपको फिर अध्ययन की रणनीति भी हम डिस्कस करेंगे। तो बच्चे सबसे पहले देखिए, आपसे पूछा जाएगा सामान्य विज्ञान से भी प्रश्न आएंगे। क्लियर है? तो मैंने सबसे पहले लिखा है सामान्य विज्ञान। अब यहां फोकस कीजिएगा बच्चे कि सामान्य विज्ञान में 3 विषय आते हैं। पहले को हम बोलते हैं भौतिक। क्लियर है? दूसरे को हम कहते हैं रसायन, और तीसरे को हम कहते हैं जीव विज्ञान। तो याद रखना है आपको कि आपसे सामान्य विज्ञान के प्रश्न पूछे जाएंगे। सामान्य विज्ञान में भौतिक, रसायन और जीव विज्ञान सब आते हैं, लेकिन बच्चे आपको इसमें सबसे ज्यादा फोकस करना है किस पर? जीव विज्ञान पर, क्योंकि जीव विज्ञान से प्रश्नों की संख्या ज्यादा आती है। क्लियर है? तो हमें सबसे ज्यादा फोकस करना है जीव विज्ञान पर। अच्छा, इसमें पढ़ने का एक तरीका यह भी है आपको कि आपको दैनिक जीवन के प्रयोग की वैज्ञानिक वस्तुओं पर भी ध्यान देना है। क्लियर है? दैनिक जीवन प्रयोग के विज्ञान पर भी आपको ध्यान देना है, यानी वैसे विज्ञान के प्रश्न पूछेंगे जिनका पक्ष ज्यादा से ज्यादा प्रायोगिक हो। याद रखिएगा, इनका पक्ष क्या होता है? ज्यादा से ज्यादा प्रायोगिक होता है। तो आपको याद रखना है बच्चे कि सामान्य विज्ञान में 3 खंड होते हैं, भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान। और प्रश्न का पूछने का उनका जो तरीका है वो दैनिक जीवन प्रयोग के विज्ञान पर बात करते हैं, यानी विज्ञान के प्रायोगिक पक्ष पर बात करते हैं। जैसे अगर मैं 1-2 उदाहरण लूं, जैसे बच्चे वॉशिंग मशीन किस बल पर काम करता है, तो हम जानते हैं अपकेंद्रीय बल पर कार्य करता है। क्लियर है? तो वो इसी तरीके के प्रयोगात्मक आपसे प्रश्न पूछते हैं। तो हमें विज्ञान के प्रयोगात्मक प्रश्नों पर ज्यादा ध्यान देना है और जीव विज्ञान पर ज्यादा ध्यान देना है। अच्छा, जीव विज्ञान में भी क्या? तो बच्चे केयर कीजिएगा कि मैं आपको बताता हूं कि जीव विज्ञान में भी 2 तरीके का खंड होता है बच्चे। एक होता है वनस्पति विज्ञान, क्लियर है, और दूसरा हो जाता है मानव विज्ञान। तो आपको वनस्पति विज्ञान से ज्यादा मानव विज्ञान पर ध्यान देना है। केयर करेंगे, यानी हमें ऊपर से जीव विज्ञान पर ज्यादा ध्यान देना है। पर जीव विज्ञान में वनस्पति विज्ञान और मानव विज्ञान दोनों आता है, तो आपको वनस्पति की तुलना में मानव विज्ञान पर ज्यादा ध्यान देना है। और मानव विज्ञान पर भी क्या बच्चे? तो शरीर विज्ञान,
पर आप जो है ज्यादा ध्यान देंगे, शरीर विज्ञान से प्रश्नों की संख्या ज्यादा होती है। अगर आप इनके क्वेश्चन बैंक को भी देखेंगे, प्रश्न के जो बैंक आते हैं बच्चे, क्वेश्चन बैंक को भी देखेंगे तो आप पाएंगे कि शरीर विज्ञान से प्रश्नों की संख्या क्या है, ज्यादा है। तो एक बात याद रखिएगा कि सामान्य विज्ञान में भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान तीनों तैयार करेंगे, पर सबसे ज्यादा फोकस हमें जीव विज्ञान पे रखना है, जीव विज्ञान पे रखना है, और वो भी किस पर, मानव शरीर विज्ञान पर। अच्छा, दूसरे में अगर हम मान लीजिए पहले बात पर मैंने जीव विज्ञान पर ज्यादा ध्यान दिया, तो दूसरा आप भौतिक विज्ञान पर ज्यादा ध्यान देंगे, और तीसरा आप रसायन विज्ञान पर ध्यान देंगे। यह हायरार्की है उनके प्रश्न की प्रायिकता की पूछने की संभावना पर। पूरी बात समझ में आई? तो पहले जीव विज्ञान देखेंगे, फिर रसायन, फिर भौतिक विज्ञान, और फिर रसायन विज्ञान। लेकिन आप भूलेंगे नहीं, आपको दैनिक जीवन प्रयोग के विज्ञान पर ज्यादा ध्यान देना है, प्रायोगिक पक्ष पर ज्यादा ध्यान देना है। यहां आपको पूरी बात समझ में आ चुकी है। चलिए अब सामान्य विज्ञान से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि और वो आपसे प्री में यानी प्रथम बैठक में, प्रारंभिक परीक्षा में और क्या क्या पूछेंगे। पहले मैं ये मिटा दूं, जीव विज्ञान के बाद आपको फिर ध्यान देना है, वो ध्यान देना है समसामयिकी पर। किस पर ध्यान देना है? समसामयिकी। याद रखिए समसामयिकी को ही हम इंग्लिश में करंट अफेयर्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? करंट अफेयर्स। तो आपको समसामयिकी पर ध्यान देना है, करंट अफेयर्स पर ध्यान देना है। पर समसामयिकी किस तरह की? तो बच्चे याद रखिएगा कि समसामयिकी दो महत्व के होते हैं, एक राष्ट्रीय महत्व के होते हैं और दूसरा क्या होता है, अंतरराष्ट्रीय महत्व का। तो याद रखना है आपको कि जब आप समसामयिकी पर ध्यान देंगे तो राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय, आप इन दोनों महत्व पर ध्यान देंगे। क्लियर है? एक समसामयिकी राष्ट्रीय महत्व का और दूसरा जो समसामयिकी करंट होगा वो क्या होगा, अंतरराष्ट्रीय महत्व का। और अगर आप राष्ट्रीय महत्व पर ध्यान देंगे तो बिहार के करंट को भी पढ़ना आवश्यक है। क्यों? क्योंकि ये बिहार लोक सेवा आयोग का परीक्षा है बच्चे, तो बिहार लोक सेवा भी चाहेगी कि आप बिहार से भी अद्यतन जानकारी, नूतन जानकारी, यानी जो करंट में घटनाएं घट रही हैं उन घटनाओं की भी आपसे जानकारी आपको रखनी है। तो राष्ट्रीय महत्व और अंतर्राष्ट्रीय महत्व दोनों पर आप ध्यान देंगे और बिहार के समाचार के साथ। अच्छा, करंट में हम तीन चीजों पर ज्यादा फोकस करते हैं, चाहे वो राष्ट्रीय हो या अंतर्राष्ट्रीय हो। पहला आप जो है व्यक्ति पर ध्यान देंगे, जिसे हम पर्सनैलिटी कहते हैं। जो भी फेमस व्यक्ति होते हैं, क्लियर है, हम उस पर भी ज्यादा ध्यान देंगे। व्यक्ति के बाद हमें जिस पर ध्यान देना है, फिर हम ध्यान देंगे पुरस्कार पर कि किसे कौन सा प्राइज मिला, यानी पहले पर्सनैलिटी पर फिर प्राइज पर, और उसके बाद फिर हमें किस पर ध्यान देना है, स्थान पर, प्लेस पर। तो याद रखिएगा कि करंट में तीन चीजें ज्यादा महत्वपूर्ण होती हैं, व्यक्ति महत्वपूर्ण होता है, पुरस्कार महत्वपूर्ण होता है और स्थान महत्वपूर्ण होता है। क्लियर है बच्चे? तो इस तरीके से हम पूरे समसामयिकी को तैयार करेंगे। और याद रखिए कि समसामयिकी हमें कम से कम 6 to 8 मंथ का कंप्लीट करना है। कितने बच्चे? 6 to 8 मंथ्स का हमें कंप्लीट करना है, यानी कि जब भी आपकी परीक्षा होगी उससे 6 से 8 महीने पुराने को पूरे करंट को कवर करना है, खासकर व्यक्ति, पुरस्कार, स्थान। उसके बाद बच्चे अब अगर हम आगे बढ़ेंगे तो फिर घटनाओं पर, यानी जो भी घटनाएं हो रही हैं, चाहे वो कोरोना से संबंधित घटना हो या कोई भी घटना हो बच्चे, आपको इन घटनाओं पर भी क्या करना है, ख्याल रखना है। जब हम ऐसा करेंगे तो हमारा जो करंट है, समसामयिकी है, वो भी अपने आप क्या होता जाएगा, तैयार होता जाएगा। यहां आपको पूरी बात समझ में आ चुकी है। चलिए अब समसामयिकी से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि फिर आगे और क्या क्या आएंगे प्रारंभिक परीक्षा में। आपको रणनीति बताया मैंने, किस तरीके से हमें सारे चीजों को कवर करना है। पूरी बात समझ में आ गई? ठीक है, चलिए बच्चे हम आगे बढ़ते हैं।
अगला बच्चे है भारत का इतिहास। अगला क्या है? भारत का इतिहास। याद रखिए इतिहास से भी बहुत प्रश्न पूछे जाएंगे, लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं कि भारत का इतिहास पूछा तो जाएगा, पर आपको भूलना नहीं है बिहार के विशेष संदर्भ में। पूरी बात समझ में आ गई? इसका मतलब है कि आप जो भारत का इतिहास पढ़ेंगे तो विशेष संदर्भ किसका रखेंगे? बिहार का। क्योंकि याद रखिए बच्चे, ये बिहार लोक सेवा आयोग है, तो जाहिर है कि वो अपने भी संदर्भ में प्रश्नों को पूछेगी। तो जब हम भारत का इतिहास पढ़ेंगे तो हमारा विशेष संदर्भ बिहार होना चाहिए। पूरी बात समझ में आई? ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि भारत के इतिहास को हमें किस तरह से तैयार करना और क्या क्या पढ़ना है। तो बच्चे पहले याद रखिएगा कि भारत के इतिहास को हम 3 काल में बांटते हैं। जैसे प्राचीन काल का इतिहास है बच्चे, ठीक उसी तरीके से मध्यकालीन भारत है, यानी मध्यकालीन इतिहास है, और उसी तरीके से बच्चे हमारा अगला है आधुनिक काल, यानी कि आधुनिक भारत का इतिहास। तो एक बात याद रखिएगा कि सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है, देखिए मैंने 1 नंबर लगा दिया, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो क्या है? आधुनिक काल। तो सबसे ज्यादा आधुनिक काल हमें तैयार करना है। मैक्सिमम सवाल यहीं से आएंगे, लेकिन किसके विशेष संदर्भ में? बिहार के विशेष संदर्भ में। तो आप सभी बच्चे याद रखेंगे कि हमें सबसे ज्यादा आधुनिक काल पर, आधुनिक भारत पर फोकस करना है, पर बिहार के विशेष संदर्भ में करना है। अब बच्चे आधुनिक काल में बिहार के विशेष संदर्भ में करना है तो क्या क्या? तो याद रखिएगा कि 1857 का विद्रोह, देख रहे हैं बच्चे, 1857 का विद्रोह से हमें शुरू करना है। याद रखिएगा कि प्रारंभिक परीक्षा में आप टिक मारने के हिसाब से फैक्ट्स को कवर कर लेते हैं, लेकिन जब आप इसके मुख्य परीक्षा में जाते हैं वहां पर भी यहां से प्रश्न पूछा जाता है। तो आपके पढ़ने का तरीका विश्लेषणात्मक होना चाहिए, व्याख्यात्मक होना चाहिए, ताकि अगर आपको लिखने भी आए तो भी आप लिख सकें और टिक करने आए तो भी आप टिक कर सकें। तो देखिए हमें 1857 के विद्रोह को कवर करना है। मतलब ऐसे सोचिए तो पूरी 19वीं शताब्दी से शुरू कर लेना है बच्चे। ऐसे सोचिए, कहां से शुरू करना है? 19वीं शताब्दी से। तो पूरे 1857 का विद्रोह पर याद रखिए बिहार के विशेष संदर्भ में, यानी बाबू कुंवर सिंह, आप सभी जानते हैं कि 1857 के विद्रोह में उन्होंने बिहार के जगदीशपुर से का विद्रोह का क्या किया था? नेतृत्व किया था। यहां आपको पूरी बात समझ में आ गई? तो 1857 के विद्रोह से शुरू करना है, यूरोपीय आगमन को भी देखना है, लेकिन बिहार का क्या होगा? हमारा विशेष संदर्भ होगा। यूरोपीय आगमन देखना है बच्चे, ठीक है। फिर याद रखेंगे सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों की बात करना है, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन की बात करना है। उसके बाद बच्चे याद रखेंगे विभिन्न चरण, यानी आधुनिक भारत के जो विभिन्न चरण हैं उस पर ध्यान देना है। और फिर स्वतंत्रता संग्राम पर, किस पर? स्वतंत्रता संग्राम पर। और बच्चे याद रखिएगा कि सबसे महत्वपूर्ण स्वतंत्रता संग्राम ही है, लेकिन हमें बिहार संदर्भ में पढ़ना है। पूरी बात समझ में आई? तो याद रखिएगा कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है इसके अंदर भी स्वतंत्रता संग्राम है। यहां आपको पूरी बात समझ में आ गई है?